अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस जो है इस वीडियो में हम बीएस नर्सिंग का जो एंट्री टेस्ट हुआ है 2022 में, ठीक है। तो ये वैसे मुझे मिला हुआ है और मुझे लग नहीं रहा ये बीएस नर्सिंग का है, क्योंकि बीएस नर्सिंग का वैसे पेपर इतना इजी होता है, मगर ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्या पता 2022 में थोड़ा सा मुश्किल बनाया हो। मैंने ये सर्च आउट किया हुआ है तो मुझे यही मिला हुआ है पेपर, ठीक है। तो चलते हैं। आज जो है इस पार्ट में पार्ट वन है, और इस पार्ट में जो है हम सिर्फ इंग्लिश और उसके साथ साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, 10 एमसीक्यूज़ तक वो सोल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है वो पहले पोर्शन में इसको डिवाइड करता हूँ पार्ट्स में, ठीक है। तो पार्ट वन में इसमें मैंने ये जो है वो डिस्कस करेंगे इसमें इंग्लिश, फिज़िक्स और उसके अलावा केमिस्ट्री। अच्छा, एक और चीज़ जो है साथ में कि जो पेपर होता है बीएस नर्सिंग का, उसके साथ डीपीटी और डी फार्मेसी का। तो डीपीटी और बीएस नर्सिंग का तो सेम ही पेपर होता है, ठीक है। डी फार्मेसी का भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेम ही लेते हैं पेपर। उसके अलावा जो है और कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है। अगर चलते हैं अब तो वीडियो पे। सबसे पहले इंग्लिश का है पोर्शन। इसमें इंग्लिश में जो है बोल रहा है कि चूज दी वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड्स। ये बोल रहा है कि सबसे पहले जो है वो मोस्ट सिमिलर वर्ड जो है जिसकी मतलब आपको मीनिंग देखनी है, सिमिलर मीनिंग कौन सी है। ये बोल रहा है कि कैपिटलाइज्ड वर्ड आपको दिया हुआ है, उसकी जो है मीनिंग आपको बतानी है, सिमिलर सिनोनिम बताना है, सिंपल। जैसे वेल है, तो वेल जो है उसका वैसे एक्चुअल में ये होता है कि किसी का सीक्रेट रखना होता है ना, राज छुपा के रखना होता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो है वो डिस्क्लोज ना की जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्लोज, मगर ये एटोनम है इसका, ठीक है। अपोजिट वर्ड है ये मीनिंग। डिस्क्लोज मतलब किसी का राज जो है वो ओपन कर देना, या अनकवर, कोई ऐसी चीज़ जो अनकवर कर दें, या ब्यूटी, ये तो काउंट ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, कंसील। कंसील मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो है वो सीक्रेट वगैरह छुपा के रखे, कोई ऐसी चीज़ जो हाइड की जाए, उसको बोलते हैं वे। अच्छा, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन की मीनिंग होती है कि एक ऐसी चीज़ जो आपको फ्री टाइम हो और इंजॉयमेंट वाला टाइम हो, और आप एक न्यू चीज़ जो है वो क्रिएट करें, ठीक है, जो आपको बोरिंग ना लगे। तो इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मगर आप इसका जो है थोड़ा सा कंसेप्ट से आप देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, हॉबी। क्योंकि हॉबी का ये मकसद होता है कि आपके पास फ्री टाइम होता है, इंजॉयमेंट करते हो, इंजॉयमेंट वाला जो टाइम होता है, तो आप जो है ऐसे ही कुछ चीज़ें पढ़ लेते हो या कोई ऐसी चीज़ फ़नी कर देते हो चीज़, ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो रिक्रिएट कर लेते हो। तो इसी तरह मोस्ट रिलेटेबल जो है वो नाम क्या है इसका, सिनोनिम इसका रिक्रिएशन का ये होगा। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सेम ही है जो ऊपर मैंने समझा दिया, आप फिर भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, दूसरा है कि सिलेक्ट द लेटर्ड पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेस रिलेशनशिप सिमिलर टू द एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर इन कैपिटल्स। इसका यह मकसद है, आपको जो है वो एनोलॉजी क्वेश्चन है ये, 3-4 एनोलॉजी जो है। इनको ये बोल रहे हैं कि क्यूरेटर का जो वो काम होता है कि वो जो है किसी भी आर्ट है ना, उसकी कलेक्शन जो हो उसको मैनेज करना काम ये होता है इसका, ठीक है। मतलब इसका ये मकसद है कि क्यूरेटर नाउन है और उसके अलावा इसका रिलेशनशिप आर्ट के साथ रिलेशनशिप है। तो आपको अभी ऐसे ही सेम ही जो है वो एक एनालॉजी देखनी है, मगर मोस्ट जो है वो आपका जो क्वेश्चन है ना उसके साथ रिलेटेबल हो। वैसे तीनों जो है चारों ऑप्शन रिलेटेबल होंगे, मगर वो आपको मोस्ट देखना है जो आपके क्वेश्चन से भी रिलेटेबल हो थोड़ा सा। अब जैसे देखें रेफरी लॉज, ठीक है, रेफरी जो है वो लॉज को फॉलो तो कर रहा है, यहाँ पे मैनेज लॉ, रेफरी जो है लॉज को मैनेज नहीं करता, क्योंकि ये रेफरी जो है लॉज को सिर्फ ही सिर्फ जो है वो एज अ इन्फोर्स करता है, ठीक है। कि वो बोलता है ना रेफरी कि भाई ये इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है, ये उसूल जो है वो प्लेयर्स पे इन्फोर्स करता है, मैनेज नहीं करता वो। रिकॉन्टेयर मतलब वो बंदा जो स्टोरी टेलर हो, ठीक है। तो ये स्टोरीज को मैनेज नहीं करता है, स्टोरी टेल करता है, आपको बताता है, ठीक है। फिजिशियन रिसर्च, ये तो जो है वो काउंट ही नहीं होगा, मतलब कि ये तो हर 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 एमसीक्यूज में एक ऐसा क्वेश्चन होता है
जो उसमें ऑप्शन ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही मिलते ही नहीं हैं, एक ऑप्शन। तो ये फिजिशियन और रिसर्च ही है। अब देखो फिजिशियन का रिसर्च में क्या काम है, ठीक है हो सकता है, मगर फिजिशियन का ये होता है कि ट्रीट करना पेशेंट्स को, ठीक है। और रिसर्च एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ पे सही से मालूम करना, ठीक। तो आर्चुइस्ट में भी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो जाए, ठीक है, आप खुद सही से चेक करिएगा। मगर आर्चिस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो बंदा जो डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन करे, मैनेज करे, तो ये रिलेटेबल है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्ट्रे, इसका मतलब होता है ग्रुप, ये रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों के बीच में मतलब सेपरेशन की बात हो रही है। अब इम्प्रोवाइज सजेशन, सोलर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब जैसे देखो इम्प्रोवाइज मतलब कि आपको कोई सजेशन दे रहा है, आपको जो है दोबारा से उसको सपोर्टेनियसली क्रिएट करनी है चीज़ों को। तो इम्प्रोवाइज ये होता है। सजेशन मतलब कोई बंदा दे देता है, अब इट्स अप टू यू आपको करना है या नहीं करना। तो ये भी रिलेटेबल है मगर इतना है नहीं। सेलर और प्रोनाउंसिएशन, सेलर मतलब कोई ऐसा बंदा जो अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन करे, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डिलीट, डिलीट मतलब ऐसी चीज़ जो बिल्कुल रिमूव कर दो आप, मगर चेंज ये होता है कि थोड़ी सी उसमें चेंजिंग लेके आओ, मगर ये तीनों नहीं होंगे। आपका जो है डिग्रेस और सब्जेक्ट, ये डिग्रेस मीन्स वंडर अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, अब मेन टॉपिक से हट जाओ, ठीक है, सब्जेक्ट से आप हट जाओ। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या, डी होगा। इसका मैंने टिक किया। अच्छा, इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। हर किसी एक्सप्लेनेशन मैंने फिर भी दी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। फिल्म का जो है वो आयरन क्लेड है। अच्छा, फिल्म मतलब यहाँ पे जो है वो सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, और उसके अलावा जो है सुपरलेटिव डिग्री नहीं, बस कंपैरिजन हो रहा है, सुपरलेटिव भी नहीं है, कंपेरेटिव डिग्री हो रही है। अब फिल्म मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सख्त हो, फ्लेक्सिबल ना हो, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ भी ना हो। मगर आयरन क्लैड ये होता है कि मतलब वो मोर देन फिल्म, एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही मतलब जैसे पत्थर है, वो फ्लेक्सिबल है ही नहीं, ठीक है। आयरन है, चलो ठीक है, फ्लेक्सिबल तो नहीं है, मगर आप क्या करोगे, इसको हीट दोगे, ठीक है, हो सकता है, मतलब वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो आपको ये इस तरह एनोलॉजी आपको देखनी है, कंपैरिजन आपको बताना है। अब जैसे ब्रूस्ड है, ब्रोकन, ब्रूस्ड, अब पॉलिश्ड, शाइनिंग, ठीक है, हार्ड, स्टफ, ठीक है, स्टफ में भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ये हो गया हार्ड मतलब बहुत सख्त, और ये स्टफ मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये नहीं होगा। पॉलिश्ड और शाइनिंग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सी आपका स्मार्ट बंदा मतलब इंटेलिजेंट हो, मगर ब्रिलियंट और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है चूज करना है। द डायरेक्टर ऑफ परचेजिंग कैन डैश द बेस्ट प्राइस, ठीक है, डायरेक्टर नाउन है, ठीक है, ऑफ परचेजिंग ये भी नाउन हो गया, ये पूरा नाउन फ्रेज है, द डायरेक्टर ऑफ परचेजिंग। अच्छा, कैन जो है यहाँ पे आपका आ गया मॉडल वर्ब, ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये पूरा आपका नाउन फ्रेज आ गया, मतलब नाउन है, ये पूरा सब्जेक्ट आ गया आपका, ये जो कैन है वो मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे आपको वर्ब देखना है, या कोई वर्ब देखना है आपको, ठीक है। और द बेस्ट प्राइस जो है वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब निगोशिएटेबल मतलब ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आपका जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, ठीक है। निगोशिएटर, अच्छा जिस भी वर्ड में टी ओ आर हो, लास्ट में ओ आर हो और शन हो, तो वो आपके नाउन होते, तो नाउन तो यहाँ पे पुट करना नहीं है हमें, हमें यहाँ पे क्या चीज़ पुट करनी है, आपको वर्ब पुट करना है, तो निगोशिएट आपका वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। यूर स्पीच वाज नॉट रेलेवेंट टू दी टॉपिक। अच्छा, ये जो है वैसे भी आप पढ़ते पढ़ते जो है ना, टू दी टॉपिक, टॉपिक के साथ द टॉपिक उसके साथ हमेशा टू पहले आता है, ठीक है। तो आपका जो है वो सी ऑप्शन। अच्छा, ये मैंने दिया हुआ है कि आपको जो है थोड़ी सी इससे रिलेटेड, चलो ठीक है, ये एमसीक्यूज ना है, इससे रिलेटेड कोई और एमसीक्यूज है तो प्रेपोजिशन के हवाले से, तो ये थोड़ी सी आप मैंने ट्रिक्स जो है वो बताई हुई कि आपको किस तरह याद रखना है। जैसे प्लेस और लोकेशन के लिए इन, एट, ऑन, बाय, बिसाइड, नेक्स्ट, बिटवीन, अमंग ये यूज़ होता है। टाइम के लिए आप एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। और डायरेक्शन या किसी भी मूवमेंट आपको दिखानी है तो फिर टू यूज़ होता है, फ्रॉम, थ्रू, अक्रॉस, अप एंड डाउन,
ठीक है, फिर उनके भी अलग अलग डिस्क्रिप्शन है कि इन कहाँ पे यूज़ होता है। कोई ऐसी चीज़ जो इनसाइड हो, जैसे इन दी रूम। एट मतलब कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट का बता दे, एट द डोर, एट द मिडनाइट, ये इसी तरह। ऑन मतलब सरफेस, कोई सरफेस चीज़ हो, जैसे दिस बुक इज ऑन दी टेबल, ऑन दी टेबल। बाय, बिसाइड, बिटवीन मतलब दो चीज़ों में कंपैरिजन बताया, अमंग मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में। टाइम का डायरेक्शन भी ऐसा है। It is a dash rather than moderate inflation that distort price and send economic tumbling. अच्छा, इसका मतलब है कि आपको नाउन फ्रेज आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, वर्ब भी दिया हुआ है, अब आपको नाउन फ्रेज पुट करना है। ठीक है, बिकॉज अ गैलेपिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, यहाँ पे कोई रीज़न नहीं पूछ रहा, रीज़न इसने ऑलरेडी बता दिया है कि जो है वो मईशत जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए कीमतों में जो है वो कमी कमी हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही है। ठीक है, और इकोनॉमिक जो है वो टम्बलिंग में हो रही है, मतलब इकोनॉमिक जो है वो गिर रही है स्लो स्लो। तो यहाँ पे अब ऑलरेडी रीज़न दिया हुआ है, इसीलिए बिकॉज कैंसिल, ऑप्शन सी नहीं, बी नहीं होगा। बाय एग्लोपिंग इन्फ्लेशन रेट, ये ठीक है, ये सी भी नहीं होगा। बी और सी तो कट गए, बाकी वजह आपके पास ए और डी ऑप्शन। अच्छा, डी में तो एन इन्फ्लेशन रेट इज ग्लोपिंग, ये पूरा जो है क्लास है, क्योंकि एन इन्फ्लेशन ये जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है। रेट इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, ग्लोपिंग जो है वो आपका पूरा जो है वो जैसे समझो वर्ब हो गया। ठीक है, तो अब ये पूरा जिसमें वर्ब भी हो, हेल्पिंग वर्ब भी हो, सब्जेक्ट भी हो, तो ये पूरा क्लोज हो जाता है। आपको यहाँ पे इट और इज तो दिए हुए हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि ये तो नहीं होगा, डी बी सी तो नहीं होगा। सिंपल आपका आंसर जो है वो ग्लोपिंग इन्फ्लेशन रेट, ये पूरा जो है ऑप्शन आपका नाउन फ्रेज है, तो आपका ये होगा क्वेश्चन नंबर 8। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर ऑप्शन का, मैंने वैसे बता भी दिया, आप पढ़ लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्ड इज डैश अ सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड जो है वो फेसिंग कर रहा है सीरियस प्रॉब्लम को। ठीक है, अ सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम है। कन्फ्रंटिंग भी हो सकता है, मगर ये ब्रेविंग, हेडिंग, हेडिंग कन्फ्रंटिंग हो सकते हैं, मगर ये इतने नहीं है। फेसिंग जो है वो थोड़ा सा कॉमन वर्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज इंटरव्यूइंग एप्लीकेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज एक कंपनी है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज के कौन काउंट कर रहा है इंटरव्यू एप्लीकेंट्स के? डायरेक्टर। अच्छा, द डायरेक्टर्स नहीं होगा, द डायरेक्टर होगा। पहले पहली तो ये चीज़ है कि डायरेक्टर और डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर में चलो ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। अब ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे डायरेक्टर्स होना चाहिए, नहीं। ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो पूरा आपका कंपनी का नेम है, इसीलिए ये कंपनी है। और एप्लीकेंट से इंटरव्यू सिर्फ एक बंदा लेता है। ठीक है, एचआर का, तो इसीलिए डायरेक्टर वर्ड यूज होगा। डायरेक्टर्स तो कैंसिल हो गया, ये डी तो कैंसिल हो गया, ए ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आती है, द डॉक्टर, डायरेक्टर्स भी कैंसिल हो गया ये दोनों। अब आपके पास ऑप्शन है ए और सी है। अब डायरेक्टर कैसे यूज होगा, या द डायरेक्टर यूज होगा? तो एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे इसने दिया हुआ था MCQs, वो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, द डायरेक्टर ऑफ परचेजिंग, तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी डायरेक्टर के साथ द वर्ड यूज किया हुआ था। आप जो है वो क्या यूज करेंगे, द डायरेक्टर्स, कहाँ पे चले गए। और वैसे भी ये प्रॉपर नाउन है, तो इसीलिए द यूज होगा। फिजिक्स से MCQ तो कुछ थोड़ा था। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज। अच्छा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता है बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आंसर जो है वो ए होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं वैक्यूम में विथ स्पीड दैट आर। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं वैक्यूम में, कौन सी स्पीड में? इक्वल टू दी स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, एक्सरेज, गामा रेज, ये सारे जो है वो ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ग्रेविटी ऑफ अ सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द जीरो। सेंटर का, जब भी आप सेंटर पे जाते हो, अर्थ ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे जीरो होती है। न्यूटन सेकंड लॉ गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसके बारे में बताता है? एफ इज इक्वल टू एम ए, मेस और एक्सेलरेशन दोनों के हवाले से यहाँ पे मैंने दिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। अच्छा, ये क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम जो है ग्राफ किसके बीच में बनता है? वो आपका स्पीड है। स्पीड का वैसे फार्मूला डिस्टेंस अपान में टाइम नहीं होता है।
रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड दी रेट ऑफ, अच्छा पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। तो रेट की मीनिंग होती है टाइम, मतलब वो टाइम जो डिवाइड में हो, और डूइंग वर्क, अब यहाँ पे वर्क W अपॉन में टाइम, तो ये आपका पावर का फार्मूला। पावर का एक और फार्मूला होता है F डॉट वी। वेन अ वेव इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब एक वेव है, ऐसे समझो कि सनलाइट आ रही है, ठीक है, एयर में है, एयर जो है रेयर मीडियम है, जैसे ही वो फॉल कर रही है समुद्र में, तो वो आपका डेंसर मीडियम हो गया। तो कौन सी चीज़ जो है इस सनलाइट में जो है कांस्टेंट रहेगी, तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता, स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ता है, वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ता है बिल्कुल, मगर फ्रीक्वेंसी सेम। एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। अच्छा एक चीज़ याद रखें कि जब आपका बॉल ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, मगर आप जैसे ही बॉल जो ऊपर फेंकते हो, जा रहा है बॉल, जा रहा है जा रहा है, एक ऐसी पॉइंट आएगा जहाँ पे जो आपका बॉल जो है ऊपर जाके थोड़ा सा रुक जाएगा, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा वहाँ पे बॉल रुक गया तो वेलोसिटी खत्म, वेलोसिटी खत्म हो गया, वेलोसिटी ज़ीरो, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो वेलोसिटी ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो आपका आंसर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन, चलो ठीक है, ज़रूरी नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन हो जो डिपेंड नहीं कर रहा वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। स्टेडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है, हीट साउंड लाइट मैकेनिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिक्रीज। अच्छा प्रेशर का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है जब आप किसी भी एलिवेशन वाली जगह पे जाते हो, हाइट पे जाते हो ना, तो वहाँ पे हाइट जैसे इंक्रीज होगा तो आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइट हैज़ अ वेरियस यूनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, लाइट जो है उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, समटाइम वो लाइक अ वेव के थ्रू मूव कर रहा है, समटाइम वो पार्टिकल के थ्रू मूव कर रही है, तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, वो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस। विच आर द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है आपका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कब होता है, जब आपका जो है वो मिड वे पे दो इक्वल चार्जेस हों सेम साइन पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका जीरो होता है। द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट जो है वो नो यूनिट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इक्वल होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में जो है वो नॉर्मल फोर्स, तो दोनों फोर्स फोर्स कैंसिल हो गए तो ज़ीरो, न्यूटन न्यूटन दोनों कैंसिल हो जाएगा तो नो यूनिट। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। एक स्टील वायर है जिसका 12 मिलीमीटर डायामीटर है, फास्टेंड टू द लेग देन पुलीड बाय द ट्रैक्टर, लेंथ स्टील वायर बिटवीन लेग और ट्रैक्टर 11 मीटर है, फोर्स 10,000 न्यूटन है रिक्वायर टू पुल द लेग, स्ट्रेस ऑफ द वायर क्या चीज़ होगा। अच्छा ये मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। अब आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है वायर का, स्टेप 1 है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना है, ठीक है, 12 मिलीमीटर है इनका डायामीटर, और रेडियस क्या होगा 6 मिलीमीटर, कैसे हुआ ये, रेडियस जो है उसका फार्मूला होता है d/2, डी जो है वो टोटल डायामीटर कितना है 12 मीटर, और 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास 6 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ये रेडियस आपको आ गया। एरिया में आप पुट करो, एरिया के फार्मूले में ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई का फार्मूला होता है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस जो है वो आपका 6 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ 36, और ये मीटर स्क्वायर जो इसके पास आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आंसर 113.1 मीटर मीटर स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 है, आपको अभी कन्वर्ट करना है, एरिया को कन्वर्ट करना है आपको स्क्वायर मीटर में, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब एरिया कितना है 113.1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्टेप नंबर 3 है, इसमें अभी आपको स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, ये सिंबल होता है स्ट्रेस का, इस तरह ये होता है, फोर्स अपान में एरिया, फोर्स आपकी 10,000 न्यूटन है, एरिया आपका 113.1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है,
आप पुट करो, आपका आंसर जो है 88.4 इंटू 10⁻6 पास्कल आएगा। ये -6 है, ऊपर चला जाएगा, +6 हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 है कि अब स्ट्रेस को कन्वर्ट करना आपको मेगा पास्कल में। तो 1 मेगा पास्कल जो है वो 1 × 10⁻6 पास्कल के इक्वल होगा। तो 8.4 10⁻6 को कन्वर्ट करो मेगा में, और ये पास्कल यूनिट। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 9 पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रेवल वैक्यूम में विद स्पीड ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन सेम है जो ऊपर पढ़ के आए। द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिक्रीज, ये भी सेम है। हाइट इंक्रीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ स्केलर क्वांटिटी। चलो ठीक है, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, गलत हो गया। वॉल्यूम ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी जो है वो आपका वो भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक चीज़ याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² के इक्वल है। अब v वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है, तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, मगर जहाँ पे v डॉट v, जब दो आप वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, v² है ना आपका, तो v मल्टीप्लाई v को जब दो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो फिर एट दी सेम के एनर्जी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि स्पीड और मेज दोनों जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको यहाँ पे चेक ही वही करना है कि बोथ जो है वो पेयर ऑफ स्केलर क्वांटिटीज है। 32 क्वेश्चन है, इफ द ऑब्जेक्ट मेस एंड द नेट फोर्स फील्ड्स आर बोथ नोन, then Newton's second law could be used directly calculate which quantity F is equal to ma। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे रखता है, एक्सेलरेशन से। तो अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फील्ड एक्सपीरियंस में और उसमें एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, उसको आप ड्रैग फोर्स बोलते हो। अब ड्रैग फोर्स क्या होगा जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी। ठीक है, नाइस क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि ड्रैग फोर्स क्या चीज़ होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप फेंक रहे हो ना पानी में, ठीक है, या फिर फ्लूइड के थ्रू जो आपको फोर्स लगे ना, तो आपका वो ड्रैग फोर्स होता है सिंपल वर्डिंग में। तो ये बोल रहा है कि अगर ड्रैग फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो दोनों सेम ही चीज़ है, क्योंकि ये स्टोक्स लॉ क्या बोल रहा है, एफ इज इक्वल टू 6π∗RV। मतलब ये एफ यहाँ पे ड्रैग फोर्स है और ये वी यहाँ पे क्या है, स्पीड है। तो ड्रैग फोर्स स्पीड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगा तो आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी इंक्रीज होगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, और लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस। डिस्टेंस बिटवीन लेंस और इमेज जो है वो 8 सेंटीमीटर है। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे v जो है वो इमेज ऑफ डिस्टेंस है, और अपान में u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो कर रहा है। u जो है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v जो है वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे माइनस इसीलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव शेप वाला। ठीक है, और जो इसका साइज जो है वो इमेज जो है वो वर्चुअल है, और सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी साइड में ये बन रहा है इमेज। तो आपका साइन जो है वो नेगेटिव होता है। ये कुछ नेगेटिव साइन वाली ट्रिक्स हैं, इसीलिए मैंने बता दी। अब मैग्नीफिकेशन क्या है, v/u, v का वैल्यू क्या है, -8/20। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ें आप, 8 पे 2 दफ़ा और 20 पे 5 दफ़ा, 2/5 आंसर आएगा। अब ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाइट हैज अ वेरियस यूनिक प्रॉपर्टीज, ये करके हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस पर है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, हुज फोकल लेंथ जो 15 सेंटीमीटर है। साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, एक्सप्लेनेशन आप लेंस लॉ का यूज़ करें, फार्मूला 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। एफ फोकल लेंथ है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। वी जो है वो इमेज डिस्टेंस है जो आपको फाइंड करना है। अब 1/u जो है वो इस साइड लेके हैं, पहले वैल्यूज पुट करें आप। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दिए। अब जो है वो 1/v जो है आपको देखना है, तो 1/v इस साइड लेके हैं। 1/50 यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। 1/50 -1/30, 2 - 1/30,
ठीक है, 1/30 आंसर आएगा। ये भी 1/v है, ये भी 1/v 30 है। तो दोनों को डिवाइड में कन्वर्ट कैंसिल कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन। आपको पता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपन में u, -30 अपन में 30 तो -1 आंसर आएगा। अच्छा, इंटरप्रिटेशन मैग्नीफिकेशन का क्या होगा कि जब भी मैग्नीफिकेशन -1 आए तो मीन्स इमेज जो है वो सेम साइज का है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का जितना साइज है। और नेगेटिव साइन इसीलिए इमेज कर रहा है क्योंकि इमेज जो है आपका क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। तो आंसर जो है वो क्या होगा, डी आपका, सेम साइज का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 है, दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम हैव डिस्प्लेसमेंट along the direction of propagation of waves। अच्छा, पैरेलल जब भी हो, पार्टिकल्स मूव कर रहे हो तो आपका वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और जब 90 एंगल की हो तो फिर ट्रांसवर्स वेव्स। एक पाइप है, लेंथ 1 मीटर, डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फर्स्ट टू हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। सबसे पहले आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेक करना है, ठीक है। ओपन पाइप हो तो एफ इजिकल टू वी अपान में डेल्टा एल, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वी वी जो है वो 340 से मीटर पर सेकंड, लेंथ 1 मीटर, 1 × 2 करेंगे तो आपके पास 170 आंसर आएगा, ठीक है। 2 डिवाइड करेंगे 347 से। फर्स्ट हार्मोनिक F2, सेम आंसर, जो आंसर 170 आए मल्टीप्लाई 2 कर दें। फिर अभी F3, फिर 3 मल्टीप्लाई करें 170 से तो आपके पास आंसर ये आएगा। तो आंसर जो है वो 170, 340 और ये जो है पूरा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टू वेव्स कैंसिल करते हैं ईच अदर इफेक्ट, पाथ डिफरेंस और इंटीग्रल मल्टीपल हो तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। उसके अलावा एक स्टील वायर, ये सेम मैंने ऊपर जो है पढ़ा दी है। केमिस्ट्री के हैं अभी कुछ एमसीक्यूज। ऑल सब्सटेंस हैव द सेम वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी, तो आपका आंसर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो। टेम्परेचर मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे सारे मोशन ऑफ पार्टिकल्स हीट कैपेसिटी अप्रोच जीरो हों, सब सब्सटेंस के सेम हो, तो आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एक ऐसी पॉइंट जहाँ पे इन्वर्जन कर्व जो है, जोल थॉम्सन इफेक्ट इज क्या होगी, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, इक्वल टू द इन्फिनिटी, तो इक्वल टू जीरो होगा। Lewis relationship directly concerned with the both heat and mass transfer। इन फर्टिलाइजर प्लांट्स में यूरिया आपका फाइनली ऑब्टेन क्या होगा, इन लिक्विड फॉर्म में। According to Dash, the volume of given mass of the gas is directly proportional to the temperature of the gas at a given constant pressure। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रेशर जिसमें कांस्टेंट हो तो आपका 40 ला, और जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, ओ सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो आपका बॉयल्स ला। The pressure inside the Crookes tube, discharge tube, is about 0.01 millimeter of Hg mercury to show the brilliant dash light। अच्छा, लाइट क्या होगी, ब्लूइश लाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड टू हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन लिक्विड मिक्सचर। तो वाटर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Heat evolved or absorbed during chemical reaction depends on the presence of catalyst, ठीक है। कैटलिस्ट अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे बट डज नॉट चेंज द इक्वल ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है, कुछ भी करता है, मगर पूरी रिएक्शन को चेंज नहीं कर देता। द टर्म एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ, अच्छा ये कंसंट्रेशन है। 50 है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये पूरी डेफिनेशन आपकी लॉ ऑफ मास सेक्शन है। लोवेस्ट नंबर होल रेशियो ऑफ, अच्छा लोवेस्ट नंबर या simplest number of ratio of elements present in a compound can be practically depicted by the writing। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास possessed by, अच्छा 1 ग्राम ऑफ यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ वाटर। किस हद तक इसका आंसर तो डी सही होना चाहिए, मगर इसका वैसे अप्रोक्सीमेटली तो यही होगा। ये मैं फिर से चेक करके ना कमेंट में बता दूंगा इसका ऑप्शन। अच्छा, 53 जो है 6.0223 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इक्वल जो है वो 1 ग्राम फार्मूला ऑफ वाटर, 1 ग्राम फार्मूला सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक बेस ऑफ कार्बन, तो ये होगा 1 ग्राम ऑफ फार्मूला ऑफ वाटर। तो आज वीडियो में इतना है।
क्योंकि वीडियो पहले से ही ज़्यादा हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।